जय हिंद। वेलकम टू वाइजर एकेडमी। ठीक है, तो अपन लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको कुछ बता रहा था मैं कि मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि x प्लस ए की जो होल पावर n है ना, उसमें जो टर्म होते हैं वो आपके t1 प्लस t2 प्लस t3 ये होते हैं और एंड सो ऑन चलता चला जाता है ना। और लास्ट वाला टर्म क्या होता है, ये अपन को लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। और x माइनस ए की होल पावर n में तो मैंने बताया था कि दोनों के टर्म आइडेंटिकल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस इतना सा डिफरेंस है कि x प्लस ए की होल पावर n में सारे टर्म पॉजिटिव आ रहे होंगे और x माइनस ए की होल पावर n में कुछ टर्म नेगेटिव आ रहे होंगे। तो t1 पॉजिटिव होगा लेकिन t2 नेगेटिव होगा। बिल्कुल सेम वैल्यू वही आएगी जो x प्लस ए की होल पावर n में आ रही है, इसमें ही वही आएगी, बस माइनस आ जाएगा। फिर प्लस t3, फिर माइनस t4, मैंने आपको ये बताया था वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। प्लस t5, फिर माइनस t6, है ना भाई। और ऐसा क्यों, ऐसा अपन लोगों ने देख भी लिया था कि ये पावर इवन और ऑड होने के चक्कर में हो रहा था। इधर आर की जो वैल्यू थी ना वो 1 थी, 1+1 है ना। ये अपन लोग क्या लिखेंगे 2+1, तो इसमें आर की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि tr+1 का जनरल टर्म होता है ना अपना। या आप एक काम करो, अभी इतना डिटेल में मत जाओ, आप तो उस एक्सपांशन में देख लो और देखो कि मैंने क्या लिखवाया था। जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं करा, वो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप बिल्कुल आखिरी में ये चीज देखेंगे, देखने को मिलेगी आप लोगों को, है ना। बिल्कुल दोनों में सेम टू सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बता दिया था इतना। और मैंने इसके बाद में ये लिखवाना था, तो उसके बाद में शायद टाइम होने वाला था तो मैंने ये लिखवाया नहीं था। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये तो मैं पिछले लेक्चर में सब समझा चुका था मैं आपको ये। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगी ऊपर वाली चीज। दूसरी चीज मैं लिखवाने वाला था आपको ये, और ये भी शायद मैंने लिखवा दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो NC नॉट 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और x की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 0, यानी कि वो 1 हो जाएगा। प्लस फिर NC1 1 की पावर एनीथिंग कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 1। फिर प्लस NC2 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर, ऐसे ये चलता चला जाता है और लास्ट में NCn और x की पावर n मिल जाता है आपको। ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपांशन है। अगर आप 1 माइनस एक्स की होल पावर n का एक्सपांशन करेंगे तो आपको मिलेगा NC नॉट माइनस NC1x। क्लियरली देख रहा है यहाँ पे, आप माइनस एक्स लोगे तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्लस का NC2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला माइनस का NC3x क्यूब आएगा। मतलब जहां जहां पे x की पावर ऑड आ रही है वहां वहां पे आपको माइनस देखने को मिलेगा। और लास्ट वाला x पे पावर n पे डिपेंड करेगा तो वो इवन है कि ऑड है, तो लास्ट वाले में आपको माइनस एक्स की होल पावर n लिख देता हूँ। अगर n ऑड हुआ तो माइनस आगे जाएगा और n इवन हुआ तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये वाली चीज हो गई। अब यही चीज मैं ऊपर वाली चीज को समेशन के फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ। 1 प्लस एक्स की होल पावर n को मैं समेशन में लिखना चाहूँ तो ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है n तक, तो मैं इसको r इक्वल टू 0 to n लिख देता हूँ। और फिर आपको दिख ही रहा है n n n सब में सेम है तो n रहेगा, जो चेंज होता है वहीं आ रहेगा। तो 0 1 2 3 तो यहीं पे चेंज हो रहा है, 0 1 2 ये चेंज हो रहा है तो ये r हो जाएगा। आप r की यहाँ पे 0 रखो ये टर्म मिलेगा, r की यहाँ पे 1 रखोगे ये मिलेगा, r की यहाँ पे 2 रखोगे ये मिलेगा। और x की पावर देखो, x की पावर भी चेंज हो रही है, 1 2 3 4 ऐसी चेंज होती चली आएगी। वहाँ पे x की पावर 0 है तो x की पावर में r, तो r की यहाँ पे 0 रखोगे x की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब आपको ये वाला टर्म मिल रहा है। और मैंने इसको आपको बहुत आराम से समझाया था भाई पिछले वाले लेक्चर में, तो आप उस चीज को देखना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, ये चीजें और रह गई थी तो ये मैंने आपको और बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब पिछले लेक्चर की थ्योरी थी, इसलिए मैंने फटाफट रिवाइज कर दी एक बार। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था वो और बता देता हूँ एक बार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और वो ये थी कि x प्लस तो देखें, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कल के लेक्चर में वो था इसका जनरल टर्म। तो एक्स प्लस ए की होल पावर n का जो जनरल टर्म होता है वो होता है आपका tr+1 इक्वल टू में NCr x की पावर n माइनस r और a की पावर r, है ना। तो NCr कर दो, x की पावर दिस माइनस दिस आएगा और a की पावर जो यहाँ पर है वो आएगा। मतलब पहले वाले की पावर जो है, जो भी पहला वाला बंदा है उसकी पावर दिस माइनस दिस आती है और बाद वाले की पावर जो यहाँ पर है लोअर सफिक्स में वही आती है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा आगे चल के, है ना। तो बस थोड़ी देर बाद अपन लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक थ्योरी थोड़ी लिख लें इसकी।
ठीक है, एक्सपांशन भी बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, है ना। अपन लोग को छोटी मोटी चीजों की बात करेंगे, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस ए की होल पावर n इज, ये मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, जो कि होता है n+1 पढ़ाया था मैंने। जैसे कि आप देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने टर्म्स होते हैं, 3। क्यों होते हैं 3? देखो जरा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर है 3 टर्म, 1 2 3। तो ऐसे ही एक ज्यादा आते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब में देखना 4 टर्म आएंगे, है ना। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब है 4 टर्म। तो देखो n+1 टर्म आते हैं, और मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया भी था, तो आप उसमें देख सकते हो अच्छे से कि इसमें n+1 टर्म होते हैं x प्लस ए की होल पावर n में, है ना। नेक्स्ट अपन लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मिडिल टर्म, है ना भाई। तो मिडिल टर्म इन x प्लस ए की होल पावर n, है ना। इसमें दो केस बनेंगे आपके। कौन से दो केस बनेंगे देखें, ठीक है ना। इसमें दो केस बनेंगे, इवन और ऑड वाले, है ना भाई। तो इवन और ऑड के केस में अपन लोग देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होने वाला है। अगर यदि आपका n इवन हुआ, है ना, तो ध्यान से सुनना, मिडिल टर्म एक्चुअल में क्या है, मीडियन ही तो मिडिल टर्म है। आपने मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मीडियन क्या होता है भाई, मिडिल टर्म, है ना भाई, यही तो था मीडियन। तो वही चीज अपन लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, मीडियन निकालेंगे। अगर n इवन है तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 होते हैं ना, तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड। ध्यान से सुनना, मैं प्रूफ करा के बताऊंगा आपको, रटवाऊंगा नहीं, वैसे इसका फॉर्मूला निकलता है, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ वो क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर n इवन है तो n+1 क्या होता है भाई, ऑड होता है। यानी कि आपके पास टोटल नंबर n+1 क्यों निकाला, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 होते हैं ना भाई, इसलिए। तो अगर n इवन हुआ तो n+1 ऑड। तो ऑड वाले केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला जो होगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला लगा दो मिडिल टर्म के लिए। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा n की वैल्यू n+1 हो गई, +1/2 टर्म। यही होती है कि नहीं होती है ना भाई, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 और 1 और 1 जो 2 होगा वो तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा अगर n क्या हुआ, इवन हुआ उस केस में। तो n इवन में आपका मिडिल टर्म ये है। दूसरा केस, अगर यदि मान लो n ऑड हुआ, है ना, तो आप लोग देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। तो इवन वाले केस में आपको जो है दो मिडिल टर्म मिलेंगे। कितने मिडिल टर्म मिलेंगे भाई, दो मिलेंगे। आपने देखा था वो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, n/2 टर्म और प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और अपॉन में 2। तो हमें भाई मीडियन नहीं निकालनी, हमें सिर्फ टर्म से मतलब है, क्योंकि हमें मिडिल टर्म चाहिए। तो n/2 टर्म निकालेंगे और n/2 प्लस 1 टर्म निकालेंगे, ये दो मिडिल टर्म मिलेंगे हमें, है ना। ऑब्वियसली जैसे मान लो 4 टर्म है, तो 4 टर्म में मिडिल टर्म कितने होंगे, 2 होंगे। 6 टर्म है तो 6 टर्म में भी आपको मिडिल टर्म 2 ही मिलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी, है ना भाई। तो चलो देखें तो अपन लोग कैसे मिडिल टर्म यहाँ पर निकालेंगे। तो नीचे तो जगह है नहीं है, मैं थोड़ा रफ करके आप लोगों को अलग से समझा देता हूँ, ठीक है। इसको जनरल टर्म को हटा देते हैं अपन। तो दो टर्म आने वाले हैं यहाँ पे, तो n+1 इवन है, तो मिडिल टर्म मेरा एक हो जाएगा क्या भाई, एक मिडिल टर्म हो जाएगा ये वाला, यानी कि n+1/2 टर्म, और दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा मेरा n/2 प्लस 1 टर्म, है ना भाई। तो n/2 यानी कि n+1/2 प्लस 1 टर्म। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, है ना भाई, दूसरे वाले को। पहला वाला तो ठीक है ही भाई, n+1/2 टर्म, ये तो ठीक है ही। दूसरे वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 1 2 और 1 3, यानी कि n+3/2 टर्म। तो जब n की वैल्यू क्या हो भाई, ऑड हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला लगाना है। लेकिन जब n की वैल्यू इवन हो तो आपको सिर्फ एक ही मिडिल टर्म मिल रहा है। और ये हो क्यों रहा है पता है आप लोगों को, इवन वाले केस में एक आंसर आ रहा है, ऑड वाले में दो क्यों आ रहे हैं, ये n+1 की केस, n+1 की वजह से, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1। यही है वो बंदा जो आपके फॉर्मूले को बदल रहा है, ये n+1, ठीक है ना। तो n+1 ऑड हो गया तो अपन लोग ऑड वाला मीडियन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और n+1 इवन हो गया इसलिए इवन वाला लगा रहे हैं, जबकि n की वैल्यू ऑड है, लेकिन n+1 तो इवन हो जाएगा ना। तो उम्मीद है सबको कहानी समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूले मैंने निकलवा के बता दिया आप लोगों को कि आए कहाँ से है भाई, है ना।
ठीक है, बाकी आपको याद करना हो तो याद कर लो, या फिर मन में ही सॉल्व कर सकते हो तो मन में कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कहानी, मिडिल टर्म के बाद अपन लोग जाएंगे कहाँ पे भाई, nth टर्म फ्रॉम दी एंड। इसके दो तरीके होते हैं निकालने के, तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सिंपल है, फालतू में दो मेथड में जाने का कोई मतलब है नहीं है, और अपने पास टाइम भी नहीं है ना। तो देखें अगली कहानी क्या है। तो अगली कहानी ये है, nth टर्म फ्रॉम दी एंड। दिख रहा है ना सबको, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, चलो दिख रहा होगा। nth टर्म फ्रॉम दी एंड इन x प्लस ए की होल पावर n is same as nth term from the beginning in a plus x की होल पावर n। सिंपल सी बात है। मैं पूछ रहा हूं भाई, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपकी मुंबई से दिल्ली ट्रेन जा रही है, मैं मुंबई में बैठा हुआ हूं, मैं आपसे बोलूं कि भाई दिल्ली से मेरी ट्रेन जो है, दिल्ली से जो थर्ड स्टेशन आएगा वो क्या होगा। मुंबई में बैठा हूं, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से थर्ड स्टेशन क्या आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिल्ली पहुंच जा रहा हूँ, मैं दिल्ली पहुंच जा रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब ट्रेन को रिवर्स कर दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई, ये मतलब मुंबई से दिल्ली है, अब मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली से, मतलब लास्ट से जो ट्रेन दिल्ली जा रही है ना भाई, दिल्ली से थर्ड टर्म मतलब जो थर्ड स्टेशन आएगा वो क्या होगा। तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, ट्रेन को उल्टा पहुंचा दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुंबई से दिल्ली नहीं जाओ, ट्रेन को आप दिल्ली से मुंबई पहुंचाओ, तो स्टार्टिंग से मतलब जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई है वहीं से आपको थर्ड स्टेशन निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी तो बात है, रेलगाड़ी को मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी मैंने उसको दिल्ली से मुंबई पहुंचा दिया। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके कहां तक 100 तक नंबर है भैया ना, मैं पूछूं यहाँ से 49 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोल दूं ना कि 100 से लिख दूं, तो स्टार्टिंग से ही तो आपको 49 टर्म निकाल लो तब भी तो वही आएगा ना। सिंपल सी बात है कि नहीं, है ना। तो वही कर रहा हूं यहाँ पे, आप खुद देख लो, x प्लस ए लिखा हुआ था, मैंने उसको रिवर्स करके a प्लस एक्स लिख दिया। अब आप बोलोगे सर इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वो ये बोल रहा है कि इसमें एंड से निकालो, यानी कि a से आखिरी वाले स्टेशन से, तो मैंने आखिरी वाले स्टेशन को पहले ले लिया भाई, तो अब शुरू से ही तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी आपकी मर्जी, और भी फॉर्मूले होते हैं n प्लस एम माइनस टू, है ना, तो अब वो याद करोगे यार, फालतू में क्यों याद कर रहे हो, ये सिंपल तरीका है ना, इससे निपट लो ना। ठीक है, फिर आपकी मर्जी, है ना। नेक्स्ट अगली थ्योरी है, इससे शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है जहां तक मेरे को लग रहा है ना। अगली जो थ्योरी लिखवा रहा हूं, तो लिखे मिडिल टर्म ऑलवेज कैरीज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मतलब मिडिल टर्म बड़ा नहीं होता, मिडिल टर्म में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। मिडिल टर्म कैरीज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, है ना। तो जो मिडिल टर्म होता है वो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैरी करता है। अच्छा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको देखा nc1x nc2 एक्स स्क्वायर, है ना भाई, तो ये जो है ना ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख दूं 3, यहाँ पे मैं लिख दूं कितना भाई 7, है ना, ऐसा कुछ, तो ये कोएफिशिएंट में नहीं आएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में नहीं आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलूं तो फिर ये पूरा कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसका एक्स स्क्वायर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, तो सिर्फ इतना सा लिखा जाएगा, ये कहलाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और पूरा कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। उम्मीद है सब लोगों को बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, है ना भाई। तो समझ में आ गई ना ये वाली कहानी, है ना। तो अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, nc2 nc3 जो मतलब सी में आते हैं तो उनको अपन लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा, सबसे बड़ा होगा। ये थ्योरी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं आलतू फालतू वाले क्वेश्चन नहीं कराने वाला जो 11th क्लास में होते हैं कि भाई ये इसका एक्सपेंशन निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में आते नहीं है।
तो अपन लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना भाई, फाइंड दी फोर्थ टर्म, फाइंड दी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड दी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of exp, यानी कि एक्सपांशन है ना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एक्सपांशन ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3x की होल पावर 7। ठीक है, तो आपको एंड से निकालना है भाई, एंड से कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म। तो मैंने आपको बता दिया था जब भी एंड से पूछे तो आप रिवर्स से निकाल दो, है ना। तो हम कहां से निकालेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 7 में जो स्टार्टिंग से 4 टर्म होगा, इसमें जो स्टार्टिंग से 4 टर्म होगा वो सेम होगा इससे जो लास्ट से 4 टर्म निकलेगा उसके। तो रिवर्स कर दो ना दोनों को, तो स्टार्टिंग वाला ही निकालो ना, क्या फालतू में एंड से निकालने के लिए दिमाग लगा रहे हो। ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई, इसको एक्सचेंज कर दिया दोनों को, तो ये स्टार्टिंग से ही निकालेंगे। अब 4 टर्म निकालना है मुझे स्टार्टिंग से, इसमें एंड से निकालना था, अब इसमें स्टार्टिंग से निकालेंगे, दोनों सेम होंगे क्योंकि एक्सचेंज कर चुका हूं मैं, ट्रेन को रिवर्स कर दिया मैंने, है ना भाई। तो T4 जब भी आपको ये फॉर्मूले लगाने हो तो आपका फॉर्मूला TR+1 पे काम करता है, ध्यान रखना ये वाली बात, है ना। तो इसीलिए मैंने 4 को 3+1 लिख लिया, तो R की वैल्यू 3 हो गई, और स्टूडेंट कई बार गलती से 4 ले लेता है तो निपट जाता है भैया ना, तो निपटना हो तो 4 ले लेना, लेकिन R+1 आप ध्यान रखना, हमेशा +1 बना के रखते हैं 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो NCR, N की वैल्यू कितनी है 7, 7CR, R मतलब 3, और पहले वाले की पावर आप लोग जानते ही हैं क्या लगानी है भाई, दिस माइनस दिस यानी कि 4, या 7 माइनस 3 लिख दो अभी फिलहाल। और दूसरे वाले की पावर कितनी हो जाएगी भाई, जो यहाँ पर लोअर सफिक्स में वो दूसरे वाले की पावर, बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया, सॉल्व आप कर लेना, है ना। 7C3 की मैंने फर्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट बता दी थी कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर का देख रहे हैं ना भैया, ऐसा लग रहा है कि निपट गया ऊपर का, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में तो आ रहा है भाई मेरे, लेकिन आपके वीडियो में जा रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, ये सॉल्व आप लोग कर लो, है ना, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आखिरी की चीज, फालतू का टाइम वेस्ट कर देती है वो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई मिडिल टर्म का, तो फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 7x प्लस की होल पावर 12। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पावर इवन है कि ऑड है, तो n इक्वल टू 12 दिया है जो कि क्या है, इवन है। तो आपका जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, मिडिल टर्म, वो मैंने क्या लिखवाया था भाई इवन वाले केस में, वो मैंने लिखवाया था n/2 प्लस 1 टर्म, ये अपन लोगों ने लिखा था। भूल जाओ कभी तो प्रूफ करने का तरीका ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इसमें 13 एक ऑड नंबर है, इसमें बस मीडियन का फॉर्मूला लगा देना, तो 13 + 1/2 यानी कौन सा टर्म, 7th टर्म। इसमें भी आप सॉल्व करके देख लो 7 टर्म ही आएगा, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12/2 प्लस 1th टर्म यानी कि 7th टर्म। तो आपको 7th टर्म निकालना है जो कि आपका मिडिल टर्म है। तो T7 मतलब कितना भाई, T6 + 1, आप ध्यान रखें हमेशा +1 जरूर बनाएं। तो फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा फॉर्मूला होता है कितना भाई, NCR, n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12C6, ये R है आपका, तो NCR। और पहला वाला जो भी है उसकी पावर क्या होती है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस यानी 12 - 6, है ना भाई। और दूसरा वाला जो भी है उसकी पावर क्या होती है, लोअर सफिक्स यानी कि 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर तैयार है, आपका मिडिल टर्म तैयार है। और n की वैल्यू जब इवन होती है तो सिंगल मिडिल टर्म निकलता है, अपन ने देख लिया था, ऑड वाले केस में 2 मिडिल टर्म आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अगला क्वेश्चन ये है,
फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो आपको कोएफिशिएंट निकालने हैं और उनका मिडिल टर्म निकालने हैं और उनके कोएफिशिएंट का सम करना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मिडिल टर्म देख लो जरा पहले, n की वैल्यू कितनी है 15, तो मिडिल टर्म 2 आएंगे। तो एक मिडिल टर्म आपका हो जाएगा क्या भाई, फॉर्मूला याद नहीं आए तो मैंने आपको मेथड बता रखी है, उससे निकाल लेना। तो मेरे को तो पता है, देखो फॉर्मूले n प्लस 1/2 टर्म एक ही है, और दूसरा वाला n प्लस 3/2 टर्म, ये जो आपके मिडिल टर्म है ना। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8th टर्म, और दूसरा वाला हो जाएगा आपका क्या भाई 15 और 3 कितना 18/2 9th टर्म। तो पहले दोनों टर्म निकाल लो, फिर उनके कोएफिशिएंट देख लेते हैं। तो T8 निकाल लेते हैं, तो T8 मतलब T7 प्लस 1, तो R की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी, तो N की वैल्यू 15 है, तो 15CR, R कितना है 7, और पहले वाले की पावर क्या होती है भाई दिस माइनस दिस, यानी कि 15 माइनस 7, और दूसरा वाला जो है वो है कितना भाई -1 अपॉन एक्स क्यूब, और उसकी पावर क्या होगी, जो लोअर सफिक्स होगा वही उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है, देखो x की पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप तो बस देखो यहाँ पर, यहाँ से कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, कोएफिशिएंट कुछ मिल रहा है यहाँ पे नहीं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोला, ये भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो जो भी यहाँ से नंबर मिलेगा वो हम ले लेंगे, माइनस मिलेगा वो भी ले लेंगे, है ना भाई। तो ले लो, सिर्फ माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस अकेला मिलेगा। तो इसमें जो कोएफिशिएंट आएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है -15C7 आ जाएगा। काहे को फालतू में पूरे को सॉल्व करें, सिर्फ कोएफिशिएंट का सम निकालना है, तो कोएफिशिएंट देख लो ये है, और माइनस यहाँ से मिला, और कोई नंबर तो है नहीं है 2 3 या 4, वो होता तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये T8 आ गया। अब T9 का भी निकाल लेते हैं, तो T9 यानी कि T8 प्लस 1, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जो n की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 15 है, तो 15C8, और पहले वाले की जो पावर होती है वो कितनी होती है दिस माइनस दिस, यानी 15 माइनस 8, और दूसरे वाले की जो पावर है -1 अपॉन एक्स क्यूब की, वो क्या होती है, जो भी लोअर सफिक्स है यहाँ पे वो हो जाएगी पावर इसकी। ठीक है ना, अब बस यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ही देखेंगे, देखो माइनस की पावर A1 है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपको ये अकेला मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट है वो 15C8 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, सम। तो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का जो सम है वो हो जाएगा -15C7 और +15C8। अब आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, एक चीज का, कि अगर नीचे वाली वैल्यू आपको ज्यादा बड़ी लग रही है, 8 देखो इसके हाफ से ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएं, NCR इक्वल टू NC(n-R). जब भी आपको ये ऐसा लगे कि R ज्यादा बड़ा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो इसमें मेरे को R थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, है ना। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, NC(n-R), तो NC, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका दिस माइनस दिस आ जाता है, यहाँ पे दोनों चीज इक्वल होती है, मैंने कल के लेक्चर में प्रूफ कराई थी। तो 15 माइनस 8 कर दो, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाता है 7। फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, अगर किसी को लिखना हो तो पहले फॉर्मूला लिख लेना साइड में, और ये फॉर्मूला मैंने इधर लगाया हुआ है इसमें, नहीं तो बाद में डाउट पूछो भाई तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई और आंसर आपका कितना आ गया 0। ठीक है ना, नहीं तो आप सॉल्व करते फिर निकालते तो टाइम वेस्ट कर देते फालतू का। तो ये फॉर्मूला बड़े काम की चीज है, मैंने बोला था इसका यूज भी होगा आगे चल के। ठीक है ना, कर लो ये चीज, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ बोलो, फिर से बता देना। फिर से बता दूं, ये वाला जब भी नीचे वाला वैल्यू मतलब ये लोअर सरफेस जो होता है बड़ा है, तो अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। NCR को हम लिख सकते हैं NC(n-R), यानी 15C8 को मैं लिख सकता हूँ 15C 15 माइनस 8, और 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, और ये 15C7 ये भी 15C7 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और भी बताना है क्या ऊपर से, सिर्फ कोएफिशिएंट वाला बता दो। कोएफिशिएंट ही लेने अपने को, एक्स से कोई मतलब ही नहीं होता कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन में, वेरिएबल को हम छोड़ देते हैं, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है ना। तो कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ अपन को कांस्टेंट वैल्यू से मतलब है, एक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अपन को माइनस मिला था तो माइनस ले लिया, और वहां पे माइनस की A1 थी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस का 15C8 ले लिया, सिर्फ कोएफिशिएंट लिए। फिर क्वेश्चन में जो पूछा था हमसे वो सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है,
तो मैंने कोएफिशिएंट, दोनों कोएफिशिएंट का मैंने सम निकाल दिया, मतलब ये प्लस ये दोनों को ऐड कर दिया, हो गया। आ गया समझ में सुशेन?